एक वक्त था जब मुगल साम्राज्य का नाम ही भारतीय उपमहाद्वीप में ताकत और शान शौकत का दूसरा नाम हुआ करता था। लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत होते होते ये इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। तो चलिए आज इसी ढलान के सफर को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें विश्वासघात भी है, कमजोरी भी और बाहर से हुए हमले भी। जरा सोचकर देखिए, एक साम्राज्य इतना ज्यादा अस्थिर हो चुका था कि सिर्फ एक साल के अंदर दो बादशाहों ने तख्त संभाला और दोनों की मौत भी हो गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आंकड़ा सिर्फ एक तथ्य नहीं है, बल्कि ये उस गहरी अराजकता का सबूत है जो साम्राज्य के बिल्कुल दिल में, मतलब दिल्ली में फैल चुकी थी। तो चलिए कहानी में और अंदर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1719 की। एक ऐसा साल जिसे हम घूमते दरवाजे वाला साल भी कह सकते हैं। ये वो साल था जिसने मुगल सत्ता की नींव को सचमुच हिलाकर रख दिया और सबको दिखा दिया कि दिल्ली का तख्त कितना कितना ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो देखिए 1719 में हुआ क्या। साल शुरू होता है फरवरी में। रफीउद्दर्जाद बादशाह बनते हैं, लेकिन कुछ ही महीने बाद जून तक आते आते उनकी मौत हो जाती है। उनकी जगह पर उनके भाई रफीउद्दौला को तख्त पर बिठाया जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ चंद महीने ही निकाल पाते हैं और सितंबर में उनकी भी मौत हो जाती है। अब सोचिए, जब सत्ता इतनी तेजी से बदल रही हो तो कोई भी कितना भी मजबूत साम्राज्य क्यों ना हो, उसकी नींव तो हिलेगी ही। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना महान साम्राज्य बिखरना शुरू कैसे होता है? क्या सिर्फ बाहरी हमलों से? नहीं। जवाब अक्सर बाहर नहीं, बल्कि अंदर की कमजोरियों में छिपा होता है। और मुगल साम्राज्य की कहानी में ये कमजोरी एक बादशाह के नाम के साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई थी। और अब कहानी में आते हैं मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल करीब करीब 30 साल तक चला, जो कि काफी लंबा है। लेकिन इस लंबे समय ने साम्राज्य की जो गहरी समस्याएं थी ना, उन पर सिर्फ पर्दा डालने का काम किया, उन्हें ठीक करने का नहीं। ये एक तरह की धीमी सड़न थी जो बाहर से नजर नहीं आ रही थी। मोहम्मद शाह को इतिहास उनके असली नाम से ज्यादा उनके निकनेम रंगीला से जानता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐशो आराम, कला, संगीत, इन सब में ज्यादा दिलचस्पी थी। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका यही स्वभाव साम्राज्य के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। सीधी सी बात है, जब बादशाह का ध्यान हुकूमत से हटता है तो सत्ता पर पकड़ ढीली पड़ जाती है। और बस यही तो वो मौका था जिसका कई सूबेदार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और हुआ भी वही। जब बादशाह दिल्ली में अपनी महफिलों में मसरूफ थे तो साम्राज्य के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर सूबे एक एक करके हाथ से फिसलने लगे। हैदराबाद ने कहा, हम अपने मालिक खुद हैं। बंगाल ने अपना रास्ता अलग कर लिया और अवध ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। मतलब इन सूबों ने दिल्ली को टैक्स देना बंद कर दिया और एक तरह से आज़ाद शासकों की तरह काम करने लगे। वो नाम के लिए तो मुगल थे, पर असल में अपनी अपनी सल्तनत चला रहे थे। और इसका सीधा असर पड़ा शाही खजाने पर, जो धीरे धीरे खाली होता जा रहा। तो देखिए, साम्राज्य अंदर से तो पूरी तरह खोखला हो चुका था, लेकिन इसकी दौलत और ताकत के जो पुराने किस्से थे वो अब भी दूर दूर तक मशहूर थे। और अफसोस, इन्हीं कहानियों ने एक ऐसे हमलावर को अपनी ओर खींचा जो मुगल साम्राज्य को सचमुच उसके घुटनों पर लाने वाला था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसने मुगल साम्राज्य को एक ऐसा गहरा जख्म दिया जिससे वो फिर कभी भी पूरी तरह उबर नहीं पाया। ये कहानी है फारस यानी आज के ईरान से हुए एक भयानक हमले की, एक ऐसी लूट की जिसने दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये हैं वो शख्स, ईरान का शासक नादिर शाह। इन्होंने 1739 में मुगल साम्राज्य की कमजोरी को बहुत अच्छे से भांप लिया था। उन्हें पता था कि साम्राज्य अंदर से कमजोर है, लेकिन दिल्ली में दौलत बेशुमार है। तो उन्होंने एक घातक हमला किया। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा तूफान था जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की दौलत लूटने के इरादे से आया था। 1739 में करनाल के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और नतीजा था मुगलों की एक तरफा और बहुत ही शर्मनाक हार। इस एक हार ने नादिर शाह के लिए दिल्ली के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। इस हार की कीमत सिर्फ सैनिकों की जान नहीं थी। नादिर शाह ने दिल्ली में घुसकर ऐसी लूट मचाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो अपने साथ सिर्फ सोना, चांदी और हीरे जवारात ही नहीं ले गया, बल्कि मुगल सत्ता के दो सबसे बड़े प्रतीकों को भी उखाड़ कर ले गया। एक दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहे नूर और दूसरा शाहजहां का बनवाया हुआ बेशकीमती मयूर सिंहासन,
यानी तख्त ताऊस। ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये मुगलों की इज्जत और उनके इकबाल पर एक सीधी चोट। नादिर शाह की इस महालूट ने साम्राज्य को पैसों से भी और इज्जत से भी दोनों तरीकों से बिल्कुल खोखला कर दिया था। अब ये इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि आने वाले नए हमलावरों का सामना करने की इसमें रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी। ये वो पॉइंट था जहां से वापसी अब मुमकिन नहीं थी। नादिर शाह तो चला गया, लेकिन उसके बाद उसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली उसने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। उसने 1748 में पहला हमला किया। इसी बीच मोहम्मद शाह की मौत हो गई और अहमद शाह बहादुर नया बादशाह बना। लेकिन अब्दाली रुका नहीं। उसने 1749 और फिर 1752 में बार बार हमले किए, और मुगल सेना वो तो अब सिर्फ नाम की सेना रह गई थी, अपनी एक परछाई मात्र। इन लगातार हमलों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि मुगलों को मजबूरन अपने सबसे जरखेज, सबसे उपजाऊ प्रांतों में से दो, पंजाब और मुल्तान, अहमद शाह अब्दाली को सौंपने पड़े। अब आप सोचिए, साम्राज्य कितनी तेजी से सिकुड़ रहा था। जो कभी पूरे उपमहाद्वीप पर फैला था, वो अब असल में सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही सिमटकर रह गया था। और इस मोड़ पर आकर मुगल बादशाह की हैसियत सिर्फ एक टाइटल, एक उपाधि बनकर रह गई थी। सच तो ये है कि उनके पास न तो कोई फौज बची थी, न खजाने पर कोई कंट्रोल था, और न ही कोई सियासी ताकत। असली ताकत तो अब या तो अलग अलग सूबों के शासकों के हाथ में थी, या फिर बाहर से आए हमलावरों के। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब कोई साम्राज्य अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी जमीन सब कुछ खो देता है, तो उसके पास बचता क्या है? जब एक साम्राज्य की पहचान से जुड़ी हर चीज उससे छिन जाए, तो क्या उसे फिर भी एक साम्राज्य कहा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मुगलों के पतन की कहानी को सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात बना देता है।